बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-1 रोजा मैचों की सीरीज में। और दोनों टीमें अब लाहौर पिंडी के बाद पहुंच चुकी हैं रोशनियों के शहर कराची, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5-1 रोजा मैचों की सीरीज के बकिया 3 मुनक्किद होंगे मुकाबले नेशनल स्टेडियम कराची में। और अब कराची पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज के आखिरी लेग का मेजबान होगा। याद रहे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहले 3 T20 मुकाबले मुनक्किद हुए कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां 2 पाकिस्तान जीता, 1 न्यूजीलैंड जीता। फिर उसके बाद 2 T20 मैच और 2 एक रोजा मैचों की मेजबानी की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी ने, जहां 1 मैच न्यूजीलैंड जीता। T20 में 1 मैच बारिश की नजर हुआ और 2 T20 मुकाबलों के बाद जो 2 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले 2 मुकाबले मुनक्किद हुए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद ने इन मैचों से लुत्फ हासिल किया। और कमाल हुआ दूसरे मैच में और पाकिस्तान टीम ने फख्र पाकिस्तान फखर जमान की शानदार और वनडे क्रिकेट में मुसलसल तीसरी सेंचुरी इनिंग के साथ कामयाबी हासिल की। बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड फखर जमान ने हासिल किए हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में है। सिर्फ फखर जमान नहीं बल्कि डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के, जो कि 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में कीवी टीम की उस टीम जिसमें 7 ऐसे खिलाड़ी शामिल नहीं हैं जो कि अगर होते तो न्यूजीलैंड की टीम ऐसी ना होती जैसी लग रही है। और वो जनाब T20 सीरीज में तो कुछ हाथ खोल नहीं सके थे, लेकिन वनडे सीरीज के 2 मैचों में उन्होंने भी 2 सेंचुरियां स्कोर की गई हैं। लेकिन उनकी ये दोनों बारियां जो हैं वो रायगा गई हैं, क्योंकि पहले मैच में न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ा स्कोर कर सकती थी, नहीं कर पाई। और दूसरे मैच में उन्होंने 336 रन किए डैरल मिचेल की सेंचुरी इनिंग के साथ। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है यहाँ भी थोड़ा सा अगर आखिरी ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम तेज खेलती तो मामला शायद कुछ कदरे मुख्तलिफ हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान टीम ने एक तरफ अगर न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल में कामयाबी हासिल की, कोई ड्रामा क्रिएट नहीं हुआ, कोई जनाब इस तरह की बात नहीं हुई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबलों के लिए कि जनाब शायकीन क्रिकेट जो है वो मैदान में बैठे हुए थे, किसी ने मुंह में उंगलियां नहीं दबाई, किसी के चेहरे पे ऊपर हैरानगी जो है वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने बड़े शानदार अंदाज में न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ कामयाबी हासिल की। और इब्तदा ही से जो टोन सेट की थी फखर जमान ने, वो एंड तक उस टोन को लेकर चले और उन्होंने फिनिश किया। और यही एक बेहतरीन खिलाड़ी की बात होती है कि वो मैच को फिनिश करे। वरना जब आप बड़ा टारगेट जब चेस करने जा रहे होते हैं तो एक अच्छी इनिंग आपको टारगेट के करीब लेकर जाती है, लेकिन बीच में जो विकेटें गिरती हैं उससे जो है वो दिल हलक में आ जाता है। और जो लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो जनाब हैरान और परेशान हो जाते हैं, उनके माथे पर पसीना आने लगता है, वो जनाब घबराहट का शिकार हो जाते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि टीम बड़ा स्कोर करके हार जाती है मैच और बड़ा स्कोर जो है वो चेस भी हो जाता है। और इसके लिए हमें भूलना नहीं चाहिए वनडे क्रिकेट की तारीख का वो मुकाबला जहां 334 रन चेज हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जनूबी अफ्रीका ने अपने होम ग्राउंड पर तारीख रकम की थी। तो पाकिस्तान टीम जो है वो बाबर आजम की क़यादत में न्यूजीलैंड को 336 रन करवाने के बाद 337 रन के जवाब में जो है वो लड़खड़ा ही नहीं और बहुत अच्छे अंदाज में जो है फखर जमान की सिंगल हैंडेड परफॉर्मेंस में कहूँगा। बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी की, रिजवान ने हाफ सेंचुरी की, बट एक तरफ फखर जमान रहे जिन्होंने बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ओवरऑल अगर इस मैच में 673 रन स्कोर हुए तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इनिंग में 31 चौके और 7 छक्के लगे, 28 चौके न्यूजीलैंड की इनिंग में लगे, 5 छक्के उनकी इनिंग्स में लगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे जो है वो ये न्यूजीलैंड की वो टीम लगी जो कि 2010 में हुआ करती थी, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा स्कोर तो किया। और इस सीरीज में बात भी यही हो रही है कि जनाब न्यूजीलैंड की टीम जो है
वो पाकिस्तान के खिलाफ एक कमज़ोर टीम है, और न्यूजीलैंड की टीम जिसने T20 सीरीज़ पाकिस्तान के साथ बराबर की थी, ये टीम जो है पाकिस्तान के खिलाफ उसी सूरत में वनडे मैच जीत सकती है कि जब ये लोग बाद में बैटिंग करें, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। और आपको याद होगा कि मार्क चैपमैन जो है, जिन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, सेंचुरी नहीं खेली थी, T20 मुकाबलों में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की थी, उनको वनडे टीम में ना होने के बावजूद इस कारकर्दगी का सिला दिया गया, उनको रोका गया वनडे मैचों के लिए। लेकिन इब्तदाई 2 मैचों में वो कुछ कर नहीं पाए और उनसे कैच भी ड्रॉप हो गया फ़खर जमान का। और सिर्फ उन्होंने कैच ड्रॉप नहीं किया, एक और कैच भी उनका ड्रॉप हुआ, और फिर रिजवान जो थे वो क्रूशल टाइम पर उनका एक रन आउट मिस हो गया। तो आप जब इतनी बड़ी गलतियां करते हैं, आपकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा दम खम ना हो, फिर आप इस तरह के जो है वो ब्लंडर्स फील्डिंग में करें, फिर ग्राउंड फील्डिंग भी जो न्यूजीलैंड की थी वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, तो पाकिस्तान के लिए जो है वो केक वॉक ही था ये मैच 337 रन के हदफ के ताक़ुब के बावजूद। गुफ्तगू आपसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ कुछ सवालात भी इस मैच से मुताल्लिक मैंने जनाब पॉइंट आउट किए हैं, उनको भी शामिल कर लेता हूँ। मोहम्मद इनायत हुसैन भट्टी साहब हमें भावलपुर से पूछ रहे हैं कि हुसैनी साहब, कल मैच की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए मैच रुका। बिल्कुल भट्टी साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, वजह क्या थी उसकी? इनायत हुसैन भट्टी साहब, सबसे पहले तो भावलपुर से आपका सवाल भेजने का बहुत शुक्रिया, और आप भी हमें सवाल भेज सकते हैं जब आप अपनी राय का इज़हार करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन सवालों को हम शामिल कर सकते हैं, इस वीडियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह हम माजी में करते रहे हैं या इस वीडियो में हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस सिलसिले को हम लेकर चलेंगे। हुआ कुछ भट्टी साहब इस तरह के, कल के मैच में जो थे वो फील्ड अंपायर अलीम डार के साथ राशिद रियाज साहब थे, टीवी पर अंपायरिंग कर रहे थे एहसन रजा साहब, जिन्होंने रिप्लेस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट पैनल में अलीम डार साहब को, और फोर्थ अंपायर थे आसिफ याकूब साहब, अच्छे अंपायर हैं। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के, कल पिच जो थी पहले मैच वाली नहीं थी, लेकिन जब आप पिच तब्दील करते हैं तो जो ग्राउंड में दायरा होता है, जो आप कहते हैं कि पावर प्ले में यूज़ होता है, फिर आपको उस दायरे को उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है, वो नहीं था एडजस्ट। और इस बात की निशानदेही जो है वो पहला ओवर डालने के बाद मंजर आम पर आई, उसके बाद करीबन 6 मिनट शायद खेल रुका और फिर चीज़ों को एडजस्ट किया गया, और फिर जो है मैच अपने मुकर्रर वक्त में मुकम्मल हुआ। ये जो जिम्मेदारी है, ये जनाब मैच के चौथे अंपायर की जिम्मेदारी, और चौथे अंपायर जो थे वो आसिफ याकूब साहब थे। और जो फील्ड अंपायर होते हैं, ग्राउंड के अंदर जो भी चीज़ें हो रहती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। मैच रेफरी जो है वो सारी चीज़ों पर निगाह रखता है, और उसको लगता है कि अगर जनाब कुछ ऐसी चीज़ है जिसको फील्ड अंपायर ने रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसका इस्तेहकाक होता है कि उसकी नज़र में वो चीज़ है जो उसको लगता है कि ICC के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो वो उसको जो है वो बिल्कुल अपने तौर पर, जिस तरह हमारे जजेस जो है सो मोटो एक्शन लेते हैं, वो जनाब खुद इस चीज़ को जो है वो नोटिस लेकर जो है फिर इसको प्रोसीड कर सकता है। तो ये जो गलती थी, जो पिच तब्दील हुई लेकिन दायरा पुरानी वाली पिच का रहा, ये फोर्थ अंपायर की जिम्मेदारी थी, क्योंकि फोर्थ अंपायर का काम जो है वो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना होता है। और ये एक कमेटी होती है, मैच कमेटी जिसको आप कहते हैं, उसमें आसिफ याकूब साहब जो थे वो जनाब इस सारी गलती के जिम्मेदार हैं। अब देखना होगा कि उनके लिए क्या होता है क्या नहीं होता, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो ऑफिशियल्स के फैसले होते हैं वो पेनलाइज भी करते हैं, सज़ा भी देते हैं, लेकिन वो बातें अंदर खाने ही रहती हैं, बाहर नहीं आती। जिस तरह खिलाड़ियों को कुछ कोड ब्रीच करने पर फाइन होता है या पाबंदी का सामना करना पड़ता है, वो इंटरनल मैटर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो उसको इंटरनली जो है वो हैंडल करती है, और इस तरह की गलतियों पर जो है वो उनके पॉइंट्स भी बिना किए जाते हैं, डिमोशन भी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस पर प्रमोशन भी होती है। ओवरऑल अगर कल के मैच में मैं बात करूँ, ग्राउंड अंपायरिंग जो अलीम डार साहब, बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, अब इंटरनेशनल पैनल में आ गए हैं, और आसिफ याकूब साहब के हवाले से तो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो टीवी अंपायर एहसन रजा थे, ग्राउंड में जनाब अलीम डार के साथ राशिद रियाज साहब थे, जिन्होंने हालिया अरसे में बड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक का सफ़र तय किया है। लेकिन कल इन दोनों के फैसले ग्राउंड में जो है वो चैलेंज हुए, और उनके फैसले जो थे वो चैलेंज होने के बाद जो है रिवर्ट हुए। अगर मैं देखूँ, टॉम लेथम जो कि 98 पर आउट हुए, न्यूजीलैंड के कैप्टन, अनलकी रहे, सेंचुरी इनिंग नहीं खेल सके, 85 गेंदों पर 8 चौके 1 छक्का, और वो जनाब क्वाड बिहाइंड हुए थे हारिस रऊफ की गेंद पर मोहम्मद रिजवान के हाथों। पहले राशिद रियाज ने उनको नॉट आउट करार दिया था, लेकिन जब बाबर आजम जो थे वो रिव्यू में गए तो वहाँ पर जो है ये पता चला कि जनाब गेंद बल्ले का किनारा लेकर आई है।
फिर उसके बाद हुआ यह कि अलीम डार साहब ने कॉट बिहाइंड करार दिया ईश सूडी की बॉल पर मोहम्मद रिजवान को। वो फैसला भी रिवर्स हुआ। जब रिजवान ने जो है वो रिव्यू लिया तो रिव्यू में पता चला गेंद और बल्ले का तो कोई मिलाप हुआ ही नहीं। तो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं रहा इस सीरीज में भी, और ख़ास तौर पर दूसरे एक रोज़ा मैच में। देखें, यही अंपायर हैं और क्रिस ब्रॉड मैच रेफरी हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड के वालिद हैं, और ये वही है क्रिस ब्रॉड हैं जिन्होंने जनाब इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़े स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे। तो टिम रॉबिन्सन के साथ इनिंग का आगाज़ किया करते थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान ने कल 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। शाहीन शाह अफरीदी, जिनके हवाले से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, लेकिन इनको आराम देकर खिलाने की ज़रूरत है। इनको आपने 5 T20 मैच खिला दिए, क्या ये इंसाफ होगा कि आप उनको पाँचों एक रोज़ा मैच भी खिला लें उस वक्त जब हम इस साल वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे? वर्कलोड को मैनेज करना चाहिए, लेकिन उनकी जगह एहसानुल्लाह को खिलाने का फैसला मैं बिल्कुल भी उसके हक में नहीं हूं। और एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पर बॉलर्स के लिए कुछ मौजूद नहीं था, और एहसानुल्लाह जो थे अपने पहले एक रोज़ा मैच में जो है बहुत ज़्यादा वेवर्ड हुए। नसीम के साथ उन्होंने नए बॉल को शेयर किया। 8 ओवर में उन्होंने 20 ऐसी गेंदें की जिस पर रन नहीं बना, लेकिन उनको 8 चौके लगे, एक वाइड बॉल भी उन्होंने किया, और उनके 8 ओवर में जो है वो 60 रन बटोरने में कामयाब रही न्यूजीलैंड की टीम। ऑन द अदर साइड नसीम, कल उन्होंने आखिरी ओवर में हारिस के साथ एक बार फिर बड़ी नपी तुली बॉलिंग की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जो है वो खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, वरना 350 तो मुझे लग रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम आसानी के साथ जो है वो कर सकती थी, लेकिन नहीं करने दिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कल उसामा मीर को हमने टीम में शामिल किया, और उसामा मीर ने जनाब कल 21 डॉट बॉलें की, 5 चौके और 1 छक्का उनको लगा, 66 रन उन्होंने खाए। तो ये वही उसामा मीर हैं जिन्होंने इस साल जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में वनडे डेब्यू किया था। पहले मैच में इनकी जगह शादाब खेले थे, अब शादाब की जगह इनको खिलाया गया, लेकिन बुरी परफॉर्मेंस इनकी नहीं है। और फिर उसके बाद कल तीसरी चेंज जो थी वो जनाब अब्दुल्ला शफीक की थी, जिनको शान मसूद की जगह टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक साहब कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। 14 गेंदों पर उन्होंने 7 रन स्कोर किए और पवेलियन लौटे। अब बाबर आजम ने कल बड़ी अच्छी इनिंग खेली और एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने उस वक्त की जब इमामुल हक 10वें ओवर की 14वीं गेंद पर आउट हुए, तो उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 66 था। फिर बाबर आजम और फ़खर जो है स्कोर को 30 ओवर तक, जब 30वें ओवर में आउट हुए बाबर आजम, 201 रन तक लेकर चले गए थे। 135 रन की दोनों के दरमियान, 135 कहेंगे, 64, 66, जी बिल्कुल, 66 एंड 35 एब्सोल्युटली, हाँ ठीक है। 135 रन की दूसरी विकेट पर पार्टनरशिप हुई इन दोनों के दरमियान, कुछ लगभग 19.2 ओवर के खेल में, नॉट बैड। फिर उसके बाद जनाब कल रिजवान, उन्होंने क्रूशल 41 बॉल पर 54 रन किए, 6 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे, और अच्छी उनकी ये सीरीज़ चल रही है। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल जनवरी में भी 3 एक रोज़ा मैचों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बट जितनी तारीफ हम करें जनाब फ़खर जमान साहब की वो कम है। ब्रिलियंट खेले, 144 गेंदों पर 220 मिनट क्रीज पर क़याम किया, नाकाबिल शिकस्त रहे, 17 चौके और 6 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे, 180 नॉट आउट। ये मुसलसल तीसरी सेंचुरी है वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में फ़खर जमान साहब की। इस सीरीज़ में ये उनकी बैक टू बैक सेकंड 100 है। इससे पहले इस साल जनवरी में जो लास्ट वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने आखिरी मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। तो आखिरी 3 मैचों में जो है फ़खर मुसलसल 3 सेंचुरियाँ पाकिस्तान के लिए करने में कामयाब हो गए। अब देखते हैं ये है कि फ़खर के लिए सीरीज़ कितनी अच्छी रहती है, इस चीज़ को वो कैसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डैरल मिचेल भी कमाल खेले, और डैरल मिचेल ने नंबर 3 पर जनाब 119 गेंदों पर 8 चौकों और 3 छक्कों के साथ 129 रन किए। और मार्क चैपमैन जो कि हीरो थे T20 सीरीज के, कल भी वो कुछ बड़ी इनिंग नहीं कर सके, 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कल 2 चेंज न्यूजीलैंड ने भी अपनी टीम में की थी, लेकिन न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो काफ़ी कमज़ोर है, और इस कमज़ोर बॉलिंग का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। और कल न्यूजीलैंड की टीम जो है अगर फील्डिंग में लैप्सेस नहीं करती, ग्राउंड फील्डिंग उनकी अच्छी होती, तो डेफिनेटली जो है अब वो मैच अच्छा हो सकता था। और अगर आपने कल पूरा मैच देखा हो तो चेहरे लटके हुए थे, बहुत ज़्यादा दबाव में थी न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि कल उनको लगता था कि वो एक अच्छा फिनिश करेंगे और वो फिनिश कर नहीं पाए। सदाकत महमूद साहब ने हमें सवाल भेजा है लाहौर से।
और उनका कहना यह है कि क्या पाकिस्तान टीम इस सीरीज को 5-0 से जीत कर वनडे रैंकिंग में आईसीसी की टॉप कर सकती है। बहुत ही गोल्डन चांस है सदाकत साहब, कोई शक नहीं है इसमें कि बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने जिस तरह पहले 2 मैचों में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इस वक्त दूसरे नंबर पर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम। अगर पाकिस्तान की टीम कराची के तीनों मैचों में न्यूजीलैंड को शिकस्त पाश देने में कामयाब रहती है तो फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर, जहां इस वक्त मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैन इजाजत चाहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।